2025 में सारे चुनाव निपटने के बाद देश की सरकार ने देश की जनता को खुश होने के अवसर दिए। छत्तीसगढ़ में बजट पेश हुआ, यहां भी वित्त मंत्री ने अपनी तरफ से कुछ प्रयास फील गुड फैक्टर्स देने की कोशिश की। अब बारी है मध्य प्रदेश में मोहन सरकार की, जो 2025-26 के लिए अपनी सरकार का पहला पूर्णकालिक बजट पेश करने वाली है 12 मार्च को। तो 12 तारीख को बजट पेश करने से पहले अभिभाषण में कुछ ग्लिम्स मिले, कुछ संकेत मिल गए कि बजट किस तरह का हो सकता है। 4 लाख करोड़ के बजट का अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन इसमें किसके लिए क्या होगा और आपकी हमारी उम्मीदें इस बजट से क्या हैं, किस हद तक पूरी होंगी, यह बात सबकी जिज्ञासा का केंद्र है। सबसे बड़ी बात, जीआईएस हुआ है और जीआईएस समिट पहली बार प्रदेश में इस स्तर पर हुआ और इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बाद लोग ये उम्मीदें लगा रहे हैं कि अब की बार निवेश को लेकर वातावरण बनाने सरकार कुछ बड़ा बजट एलोकेशन कर सकती है। हर पहलू पर हम अगले 1 घंटे तक 4 अलग अलग शहरों में, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर, यहां आपको लिए चलेंगे। ये सब अलग अलग पैनल्स हैं, खास मेहमानों से बातचीत करेंगे, आपको बारी बारी से अपने वहां बने स्टूडियो में लिए चलते हैं, इंट्रोड्यूस कराते हैं। मैं पुनीत पाठक हूं, जो यहां से रायपुर स्टूडियो से आपको इन सारे पैनल्स के साथ में जो चर्चा होगी उसका सार पहुंचाऊंगा। भोपाल स्टूडियो से मेरे साथ विवेक पटैया जुड़े हैं, जो पॉलिटिकल पैनल के साथ में इस वक्त बने हुए हैं। इंदौर में निहारिका शर्मा मेरी सहयोगी हैं, जो कि फैमिली पैनल को अपने साथ कनेक्ट किए हुए हैं। जबलपुर में बिजनेस पैनल के साथ मेरे सहयोगी विजेंद्र पांडे हैं और नासिर गौरी हैं। पब्लिक के बीच में अलग अलग वर्गों की सोच को ये रिफ्लेक्ट बजट कर पाएगा नहीं कर पाएगा, उनकी उम्मीदें क्या है, वहां से हमको पता चलेगा। तो हमारे ये 4 पैनल्स हैं। सबसे पहले, चूंकि ये सरकार के लिए महत्वपूर्ण है जीआईएस के बाद, तो भोपाल विवेक पटैया के पास आपको लिए चलूंगा। पॉलिटिकल पैनल है। विवेक, जल्दी से जानिए, जरा एक क्विक राउंड लीजिए कि क्या उम्मीद है पक्ष के विपक्ष की इस बजट से। आशीष शर्मा जी है, बीजेपी के जो विधायक हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आशीष जी, क्या लगता है आपको इस बजट में क्या खास देने वाली सरकार? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिसकी पूर्ववर्ती सरकारों ने इस प्रदेश के विकास को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का काम किया, नारी सशक्तिकरण हो या संबल जैसी महत्वपूर्ण योजना हो, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने अपनी पूर्ववर्ती सरकारों की समस्त योजनाओं को न सिर्फ जारी रखा है, बल्कि किसानों की आय को बढ़ाने के लिए, सिंचाई के साधनों के विकास के लिए, एनर्जी के सेक्टर में सोलर ऊर्जा लगाने के विषय में और निवेश को आकर्षित करने के लिए बहुत उल्लेखनीय काम किया है। केंद्र सरकार के सहयोग से मध्य प्रदेश में लगभग 36 लाख ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास बन चुके हैं। 13 लाख आवासों का निर्माण कार्य चालू है और लगभग 11 लाख प्रधानमंत्री आवासों की ओर स्वीकृति हुई है। जब इतनी बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्र में आवास बन जाएंगे, नगरीय क्षेत्र में लगभग 20 लाख के आसपास आवास बन जाएंगे, तो एक नया मध्य प्रदेश हमको देखने के लिए मिलेगा। मेट्रो रेल परियोजनाओं पर काम चल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मंशानुरूप नारी, युवा, अन्नदाता और गरीब, इन 4 वर्गों के कल्याण के लिए योजनाएं हमारे मध्य प्रदेश में बन रही है। विकसित भारत के साथ साथ विकसित मध्य प्रदेश का विज़न भी हमारे आने वाले बजट में होगा। मेरे साथ आर के दोगने जी है। दोगने जी, क्या लगता है विपक्ष की नज़रिए से आने वाले बजट में आपको क्या उम्मीदें हैं? देखिए, आने वाले बजट में कोई उम्मीद नहीं दिखती है। आपने देखा है 3,65,000 करोड़ का पिछला बजट था, उसको कितना खर्चा किया ये भी बताया नहीं। कई विभागों के पास पैसा पड़ा, खर्चा ही नहीं कर पाए, और ये भी नहीं बता रहे हैं कि आपने लोन कितना लिया। लोन भी तो बताना चाहिए ना, आपके बजट में खर्चा भी बताना चाहिए, लोन भी बताना चाहिए और कहाँ का खर्चा हो रहा है वो भी बताना चाहिए। तो ये सब चीज़ें नहीं है कि आपने देखा होगा पिछले बजट में कई विभाग ऐसे हैं जिनको 50 करोड़, किसी को 200 करोड़, किसी को 100 करोड़, किसी को 25 करोड़ ऐसे दिए। तो ऐसे 15-20 विभाग हैं जिनमें सिर्फ तनख्वाह निकल रही है, इसके अलावा वो पैसा पूरा तनख्वाह में जा रहा है। तो उनको काय को विभाग को चला रहा है, उनको किसी में मर्ज कर दें और उसका पैसा विकास में डालें। तो इस तरह के विकास के काम कुछ नहीं हो रहे हैं। विकास होना चाहिए। रोजगार की बात कहाँ हो रही है? रोजगार कहाँ दिया है ये बताएं सरकार। इसके साथ ही हम देखें अगर कभी कि जो किसानों के लिए आय दोगुनी की बात काफ़ी लंबे टाइम से की जा रही है, पर कहाँ आय दोगुनी हुई आज तक? समर्थन मूल्य की बात होती है, समर्थन मूल्य में 100-150 रुपये दे के बोनस दे के ख़त्म कर लेते हैं। समर्थन मूल्य दीजिए ना। आपने अपने संकल्प पत्र में बोला था समर्थन मूल्य देने की बात की थी, वो कहाँ घोषणा की? आपको करना चाहिए। वो महिलाओं को 3,000 तक
देने की बात कही थी लाडली बहना के माध्यम से, वो नहीं दिया, तो देना चाहिए। तो इस तरह के बहुत सारे स्कूलों की समस्या आप देख रहे हैं। वहाँ टीचर नहीं, अतिथि विद्वान है, तो कहीं जो टेम्परेरी टीचर रख के काम कर चला रहे हैं। आप भाई टीचरों की भर्ती कीजिए ना, भर लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार के साथ वो काम करेंगे। और चलिए, तो विपक्ष ये मानता है, विवेक, विपक्ष ये मानता है कि साहब उम्मीदें बहुत सारी लगा दी जाती हैं, लेकिन ये उम्मीदें पूरी नहीं होती। थोड़ी देर बाद मैं लौटूंगा और विपक्ष से स्पेसिफिक सेक्टर से रिलेटेड सवाल लेकर आपके पास में आऊंगा। इस वक्त हम आपको जबलपुर लिए चलेंगे। जबलपुर में बिजनेस पैनल जुड़ा हुआ है विजेंद्र के साथ में। विजेंद्र, जीआईएस के बाद में ये पहला बजट है, सरकार का पूर्णकालिक बजट है। 2025-26 को लेकर केंद्र से अंश थोड़ा ज्यादा मिल रहा है, 1,11,000 करोड़ से ऊपर केंद्र से प्राप्त हो रहा है। निवेश बढ़े, इसको लेकर सरकार का बड़ा फोकस है। आपके साथ जो बिजनेस पैनल है उसका एक्सपेक्टेशन क्या है सरकार से? जीआईएस पर जिस तरह से फोकस कमल जी सरकार ने दिखाया है और उम्मीदें आसमान पर है, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप इस बजट से? जिस तरह से ये जीआईएस हुआ, इसका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम सब, सारे व्यापारी बंधु करते हैं, सारे इंडस्ट्रीज करते हैं, क्योंकि इस तरह की पहले कभी नहीं हुई। और एक चीज है कि जिस दिन ये मीट हुई वहीं के वहीं पे कई चीजें डिक्लेयर की जो इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए सक्षम है। जिस तरह बिजली के बारे में कहा गया कि बिजली हम कुछ सस्ती करेंगे, कोई एक स्कीम लाए। इसी तरह हर वो शहर को इंडस्ट्री तब मिलेगी जब कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होगी। एयर कनेक्टिविटी के लिए इनने कहा कि 10 लाख रुपए हम देंगे जो भी एयरलाइंस यहाँ एयर चलाएगी। जब हम लोगों को ये सुविधा मिलेंगी, इंडस्ट्री के लिए लैंड बैंक बहुत बड़ा बना के दिया इनने, तो इस प्रकार ये बहुत ज़रूरी है। और मेरा ये कहना है कि अगर आप बिजली में छूट देते हो, पानी में छूट देते हो, इंडस्ट्रीज आपसे कुछ खास नहीं मांगता, आप प्राइमरी चीज़ें जो शुरू में चाहिए होती हैं वो देते हो, तो इंडस्ट्री अपने आप लगाता है, वो उसको फाइनेंस भी मिल जाता है, बैंक फाइनेंस करता है, सब कुछ करता है। और कोई भी इंडस्ट्रीज चाहता है कि उसकी इंडस्ट्री बढ़े, ग्रो करे, पर सरकार की मदद के बिना नहीं कर सकती। तो मेरा ये कहना है। और इस जो मीटिंग हुई भोपाल वाली, उसमें जो हुआ देखा हम लोगों ने कि पूरे देश के विदेश के लोग आए और सबने बहुत इंटरेस्ट दिखाया। सरकार ने भी खुले दिल से उनका स्वागत किया, उनने जो कहा वो माना। तो मेरे ख्याल से ये बहुत स्वागत योग्य थी और होगी। आगे इसका जो भी फल निकलेगा, जो भी रिजल्ट निकलेगा, अच्छा निकलेगा। तो बजट प्रोविजन में आप चाहते हैं कि जो जीआईएस में बातें हुई हैं वो उतनी तरह से स्मूथली पहुंचे ताकि निवेश बढ़े। शरद अग्रवाल जी हैं, एक जाने माने व्यापारी हैं, आपसे मैं जानना चाहता हूं, मध्य प्रदेश का व्यापारी वर्ग, महाकौशल का व्यापारी वर्ग इस बजट से क्या चाह रहा है? नहीं, हम तो जबलपुर संस्कारधानी और महाकौशल क्षेत्र की बात करेंगे कि यहाँ पर्याप्त मात्रा में पानी है, ज़मीनें हैं। तो सरकार ने जबलपुर में भी इन्वेस्टर मीट की थी, काफ़ी संख्या में यहाँ के स्थानीय उद्योगपति व्यापारी शामिल हुए थे, बहुत अच्छा उसका मैसेज गया था। आज हम चाहते हैं कि जबलपुर के आसपास उद्योगों के लिए सरकार जितना भी यहाँ उद्योगपतियों के साथ मिलकर बैठकर फिर से बातचीत करेगी तो निश्चित रूप से उसका रिजल्ट निकलेगा। जैसा आजकल बिजली उत्पादन के लिए सोलर प्लांट बहुत अच्छा साधन माना गया है, तो यदि कोई उद्योगपति 5, 10, 20 एकड़ में यदि सोलर प्लांट लगाना चाहते हैं तो उनकी एक समस्या रहती है कि वो बिजली उत्पादन करने के बाद उस बिजली स्टेशन तक पहुंचाएं, तो बीच की जो लाइन होती है वो काफ़ी महंगी पड़ती है। तो सोलर प्लांट के लिए भी यहाँ क्योंकि ज़मीनों की उपलब्धता विजेंद्र, मैं आपके पास में भी थोड़ी देर बाद और लौटूंगा, चूंकि हमारे पास में पैनल बहुत ज़्यादा है और आप लोग सब काफ़ी देर से वेट करें। मैं चाहूँगा कि एक क्विक राउंड आप थोड़ा सा चलाइएगा। निहारिका के पास चलते हैं जो इस वक्त फैमिली पैनल के साथ में जुड़ी हुई हैं। निहारिका, जरा आप पूछिएगा, अब की बार ज्ञान में जो महिलाओं वाला फैक्टर्स है, लखपति दीदियों के लिए कुछ बड़े ऐलान संभव माने जा रहे हैं। साथ में जो योजना गेम चेंजर रही लाडली लक्ष्मी, उसके लिए बजट एलोकेशन में कुछ अनुमान लगाए जा रहे हैं। और क्या चाहता है पारिवारिक पैनल सरकार से, मोहन सरकार से? जी देखिए, बिल्कुल पुनीत, इस वक्त मेरे साथ बलविंदर कौर मौजूद है जो हाउसवाइफ है, रेमन कौर सासन मौजूद है जो एक वर्किंग वुमेन है, और साथ ही में शीतल बैरागी हमारे साथ मौजूद है जो एक स्टूडेंट है। तो सबसे पहले बलविंदर जी से हम जानते हैं, एज अ हाउसवाइफ आप इस बार बजट से क्या एक्सपेक्टेशंस रखती है मैडम? कई सारी उम्मीदों के साथ हमेशा बजट आता है, लेकिन क्या वो उम्मीदें हर बार पूरी हो पाती है? इस बार किस तरह की उम्मीदें महिलाओं को है?
नहीं, हर बार जो बजट आता है उससे हमारी उम्मीदें पूरी नहीं होती हैं, क्योंकि हम एक कदम तो बजट के कारण ऊपर उठते हैं, लेकिन उतनी कमाई हमारी बढ़ नहीं पाती है और महंगाई इतनी बढ़ जाती है कि हम 2 कदम और नीचे आ जाते हैं। इसलिए इस बार हमें उम्मीद है कि बजट से हमारे जैसे बिजली के बिल है, हमारे जैसे शिक्षा के ऊपर है, ये हमारे कम होंगे, ऐसी हम उम्मीद लगाते हैं बजट से। जी बिल्कुल बिल्कुल। और रेमन, आपसे मैं जानूंगी, एज ए वर्किंग वुमेन आप क्या चाहती हैं? युवा भी हैं आप, वर्किंग भी है, किस तरह के बजट से इस बार की एक्सपेक्टेशंस है? बजट से ऐसे एक्सपेक्टेशंस हैं कि एज अ नॉर्मल सबके लिए देखा जाए तो इंसेंटिव्स, मतलब ट्रेनिंग बढ़ाए एम्प्लॉयज़, मतलब एज अ वर्किंग एक पर्सन जो है कॉलेज से निकलता है तो ट्रेनिंग होनी चाहिए स्पेसिफिक। चलिए निहारिका, हम आपकी बातचीत पूरी सुन नहीं पाए, इसमें बीच में थोड़ा सा हल्का सा व्यवधान है, लेकिन इस वक्त नासिर के पास ग्वालियर अपने दर्शकों को लिए चलेंगे। ग्वालियर जहां पब्लिक पैनल मौजूद है, पब्लिक के लिए ही सरकार सब कुछ करने का दावा करती है। नासिर, ओवर टू यू, जरा बातचीत कीजिए, उम्मीदें क्या हैं? फास्ट एक राउंड चलाइए, सबसे पूछिए क्या उम्मीदें बजट से? देखिए मेरे साथ में आईएमए के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं डॉक्टर अशोक मिश्रा जी हैं, साथ में दिलीप पंजवानी जी हैं, बाजार विशेषज्ञ हैं, और उसके साथ ही ग्वालियर चंबल संभाग के दाल बाजार के सबसे बड़े विशेषज्ञ हैं, उसके साथ ही किसान है राम बाबू जाटव जी। तो सबसे पहले हेल्थ सेक्टर में आपको कितनी उम्मीदें हैं? सरकार से क्या कर सकती है बजट में? देखिए, जो नए जितने नर्सिंग होम खुलते हैं उनको सिंगल विंडो की सुविधा देना चाहिए, और उनको जब कंज्यूमर पेशेंट को बना दिया तो उसको हॉस्पिटल्स को इंडस्ट्री घोषित कर देना चाहिए और उनको सब्सिडी देना चाहिए। सारे काम करीब एक नर्सिंग होम में जब 30-35 सर्टिफिकेट और लाइसेंस लगते हैं, शासन को ऐसी व्यवस्था करना चाहिए कि एक विंडो से, सिंगल विंडो से सारे काम हो जाएं। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें हेल्थ का, दवाओं की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए जेनरिक दवाएं मार्केट में आ रही हैं, लेकिन उन पर जो कंट्रोल होना चाहिए वो नहीं है। उनकी क्वालिटी अगर अच्छी नहीं होगी तो मरीज कैसे ठीक होगा? तो ये नए मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं, उनमें टीचर्स पूरे अपॉइंट किए जाएं, उसके बाद खोलना चाहिए जब इक्विपमेंट हो, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, फैकल्टी पूरी हो। तो इन चीज़ों के लिए बजट का प्रावधान करना बहुत ज़रूरी है शासन का, ये देखें, और एकल विंडो नर्सिंग होम के लिए करें, ये मेरा उम्मीद है उनसे। सर, क्या कहेंगे आप? बाजार विशेषज्ञ, दाल बाजार के बड़े व्यापारी भी हैं, और ग्वालियर चंबल संभाग को क्या मिलना चाहिए इस बजट में? क्या लगता है? मेरे हिसाब से जो बजट बनता है उस बजट के हिसाब से ग्वालियर को विशेष रूप से अलग से बजट बनना चाहिए। उसका एक विशेष कारण है कि ग्वालियर बहुत आगे बढ़ सकता है, ग्वालियर आगे बढ़ नहीं पा रहा। अगर ग्वालियर को विशेष बजट दिया जाए तो अपना ग्वालियर टूरिस्ट पैलेस में भी और वैसे भी बहुत तरक्की कर सकता है। अपन आते हैं, वैसे अगर मध्य प्रदेश बजट को देखा जाए तो अपनी सबसे बड़ी प्रॉब्लम परेशानी आ रही है पेट्रोलियम को। पेट्रोलियम के देखिए अपने बगल में स्टेट लगा हुआ है, वहाँ और मध्य प्रदेश ग्वालियर में अपने बगल जो भी सीमावर्ती पेट्रोल पंप हैं सब फेल हो रहे हैं। उसका कारण है कि कोई भी आदमी मध्य प्रदेश से पेट्रोल भराना नहीं चाहता, डीजल भराना नहीं चाहता, बगल में चला जाता। बाजार को लेकर क्या कहेंगे? बाजार को लेकर हमारे बाजार में कि मंडी को लेकर ज़रा तकलीफ वाला काम है। मंडी जैसे यूपी में है वैसे मध्य प्रदेश में लगना चाहिए। मंडी की वजह से कई दाल उद्योग, कई उद्योग डाउन होते जा रहे हैं। हमारे साथ में किसान भी हैं, राम बाबू जी, क्या कहेंगे? किसान क्या कितनी उम्मीद है इस बजट से? देखिए, अभी हमारी सरकार ने चुनाव के समय पे ये वादा किया था कि अगर हम सरकार में आएंगे तो हम किसानों को स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करेंगे और किसानों के लिए MSP गारंटी कानून देंगे। इस तरह से ये मुख्यतः जो उम्मीद है जिस पे अभी सरकार कोई विचार नहीं कर रही है, इस पे विचार करना चाहिए सरकार को, ये देना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, जो खाद की कालाबाजारी हो रही है, कीटनाशक दवाओं की कालाबाजारी हो रही है, नकली बीज पाए जा रहे हैं, नकली बीज निकल रहे हैं, इस सब पे कोई कानून बनना चाहिए। कानून नहीं बना रही सरकार, ये है मुख्य सवाल। हमारी प्राथमिकता से यही मांग है कि इन 2 सवालों पर, 3 सवालों पर गंभीर रूप से सरकार को विचार करना चाहिए। और जो खेत मजदूर है, खेत मजदूर के लिए कोई कानून नहीं है हमारी सरकार के पास, इस पर भी कोई कानून लाना चाहिए। और खेत मजदूर के लिए 600 रुपये प्रतिदिन की दैनिक मजदूरी हो और 200 दिन के काम की गारंटी हो, और यही गारंटी कानून प्रक्रिया शहरी क्षेत्र में भी लागू की जानी चाहिए। ये प्राथमिकता से हमारी मुख्य मांग है सरकार। अभी मौजूदा स्थिति क्या नजर आती है और सरकार से और क्या अपेक्षा है? अभी आप देख रहे हैं कि लगातार जिस तरह से खाद की कालाबाजारी की जा रही है, जिस तरह से लूट की जा रही है, किसानों को नकली खाद मिल रहा है, ये जो व्यवस्था है, मंडियों में लूट हो रही है शासन की तरफ से। जो नासिर आपने बातें की हैं, जरा इन बातों को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो सीधे मैं भोपाल स्टूडियो चलूंगा। भोपाल में विवेक, आपने सबकी एक्सपेक्टेशन सुनी, किसानों को लेकर के जो पिछली बार की दिक्कतें रही हैं, खाद की, बीज की, आधुनिक
कृषि उपकरणों की फसल चक्र में, चूंकि अब की बार दलहन पर स्पेसिफिक फोकस पूरे देश में है, देश के बजट में इसको लेकर के चर्चा छिड़ी है। मध्य प्रदेश में भी आप एक्सपेक्ट करते हैं कि पहले से जो उत्पादन है वो बढ़ेगा। किस सेक्टर्स को ज्यादा तवज्जो मिल सकती है या ज्यादा जोर सरकार लगा सकती है, जरा पूछिए दोनों पक्षों से। जी बिल्कुल। आशीष शर्मा जी, क्या लगता है, किसान कृषि प्रधान हमारा राज्य भी है और हमारा देश भी है, और किसानों की समस्याएं, आप सरकार की तरफ से भले ही कितनी सुविधा दें, लेकिन समस्याएं जो हैं, चाहे वो खाद की कालाबाजारी हो या अन्य चीज़ें हो, क्या इस बार का बजट किसानों को समर्पित होगा सरकार का? देखिए, न सिर्फ किसान बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उनके लिए भी बजट का एक बहुत बड़ी धनराशि सरकार खर्च करती है। मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि माननीय मोहन यादव जी ने गत वर्ष ये भावना व्यक्त की थी कि अगले 5 वर्षों में मध्य प्रदेश के बजट का आकार हम दोगुना करेंगे। इसलिए जो खेती है, हमारी सरकार आने वाले समय में मध्य प्रदेश के लगभग 30 लाख किसानों के खेतों पर सोलर पंप लगाना जा रही है, ताकि किसान को अपने खेत के लिए जो पर्याप्त बिजली की आवश्यकता है उसकी आपूर्ति तो हो ही हो, सरप्लस बिजली को वो कंपनी को देकर आय भी अर्जित कर सके। मध्य प्रदेश की धरती पर ही पहली बार किसानों की सोयाबीन की फसल 4,852 रुपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य की दर से खरीदी गई, और अब गेहूं पर भी सरकार ने 175 रुपये प्रति क्विंटल के बोनस देने का विचार किया है। और इसलिए मैं ऐसा कह सकता हूं कि खेती लाभ का धंधा बने, इसलिए उद्यानिकी फसलों के विकास के लिए श्री अन्न, जिसे मोदी जी ने कहा है मोटा अनाज, उसके प्रोत्साहन के लिए कोदो कुटकी पर भी अनुदान देने का किसानों को काम हमारी सरकार कर रही है। शिक्षा के क्षेत्र में सीएम राइस जैसा अभिनव प्रयोग मध्य प्रदेश की धरती पर हुआ, जहां बच्चे निजी स्कूलों से भी बेहतर सुविधाएं उन विद्यालयों में प्राप्त कर रहे हैं। पहले मेडिकल कॉलेजों की संख्या मध्य प्रदेश में बहुत कम थी, आज 30 मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश के पास है। जरा थोड़ी सी बातचीत, ये सब कुछ उपलब्धियों की बात है, हम थोड़ा अनुमानों के ऊपर फोकस करें, क्योंकि बजट आने के बाद हम इनका एनालिसिस बेटर विवेक कर पाएंगे। विपक्ष में दोगुने साहब से पूछिए कि थोड़ा सा ये स्टेटमेंट बात के लिए बचा लें कि निराशाजनक था, कुछ नहीं था। आज की मूलभूत जरूरत क्या है, जो पिछले तजुर्बे हैं उसके आधार पर आप बताइए कि जो आपका सजेशन हो, जो आपने शायद सरकार को दिया हो, नहीं दिया हो तो कम से कम यहाँ शेयर करें। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर दोगुने जी, बजट की जो खामियां हैं वो तो आप लोग बाद में बताएंगे, लेकिन अभी क्या लगता है आपको कि बजट में क्या कुछ होना चाहिए? आप लोग इतने दिनों से जनता के बीच में हैं, क्या प्रावधान होने चाहिए बजट के अंदर? देखिए विवेक जी, बजट में किसानों को प्राथमिकता देना चाहिए। कृषि प्रधान मध्य प्रदेश है और यहाँ सबसे ज़्यादा किसान है। हम वर्तमान देखें तो किसान की हालत ख़राब है, क्योंकि एमएसपी दे नहीं रहे हैं, उनके बाज़ार में भाव उसको ठीक मिल नहीं रहे, फसल के खर्चा बढ़ता जा रहा है, पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ते जा रहे हैं, तो उसका खर्चा तो बढ़ता जा रहा है पर उसको लाभ कुछ नहीं मिल पा रहा है। फसल पैदा जरूर कर रहा है वो, पर उसको उसका वो मिल नहीं पा रहा, मूल्य नहीं मिल पा रहा है, इस कारण से तकलीफ आ रही है। इसके साथ ही आप अगर देखेंगे तो हमको रोजगार की बात हम कर रहे हैं, हम रोजगार कहाँ दे रहे हैं आप बताएं। आप ये किसान के खेत में जाने के लिए मनरेगा योजना थी पहले, उससे खेत सड़क योजना थी, ये सड़कों इससे बन जाता था, खेत में जाने आने का रास्ता बन जाता था, उससे रोजगार भी मिल जाता था और सुविधा भी मिल जाती थी, पर वो भी बंद कर दी गई, उसमें कोई पैसा नहीं है, कोई फंड नहीं है। इसके साथ ही अपन देखें, अगर उठा के कि बच्चों को रोजगार की बात करें तो 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, कहाँ रोजगार दिए बताइए आप। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले लें, ब्रेक के बाद हम लौटेंगे तो एक राउंड चलाएंगे कि प्रमुख तौर के ऊपर सरकार के पास कितना है स्कोप करने के लिए, एक्सपर्ट क्या मानते हैं कितना स्कोप है, इस पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और इस स्कोप में बजट एलोकेशन के अनुपात पर बाकी जगहों पर सवाल विपक्ष ने उठाए थे, तो वो किस तरह का रह सकता है। जीआईएस के बाद, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बाद में निवेश का एक पॉजिटिव वातावरण हुआ और साथ में सनातन को लेकर और सांस्कृतिक पर्यटन को लेकर जो सरकार की प्रमुख इच्छाएं हैं उनके एलोकेशंस इसमें रहेंगे, इस बारे में अनुमान पहले से। लेकिन अब जरा कितना सरकार कर सकती है इस पर हम चर्चा करने नासिर के पास पहले आपको ले चलेंगे। नासिर गौरी हमारे साथ में एक पब्लिक पैनल के साथ जुड़े जिसमें अलग अलग क्षेत्रों के एक्सपर्ट हैं। नासिर, ओवर टू यू, जरा बातचीत कीजिए कि सरकार इन परिस्थितियों में कितना कर सकती है आफ्टर जीआईएस। देखिए, जीआईएस के बाद कितना लगता है कि क्या नया हो सकता है, सरकार क्या नया देने की कोशिश कर सकती है? देखिए, क्वालिटी कंट्रोल बहुत ज़रूरी है, शासन को टैक्स में कहीं ना कहीं छूट देना पड़ेगी। हेल्थ सेक्टर गरीबों के लिए है,
गरीब मरीज अपना इलाज करा पाए सस्ते से सस्ते रेट में। साथ ही मैं एक विशेष सुझाव देना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश में कुपोषित बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, माल न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है यहाँ पर। नासिर, आपके जो गेस्ट हैं उनको हम सुन नहीं पा रहे हैं, फिलहाल हम कुछ देर बाद फिर वापस वहाँ पर रुक करेंगे। सीधे आपको लिए चलेंगे वापस इंदौर। न्यारिका, आपकी बात पूरी नहीं हो पा रही। स्पेसिफिक महिलाओं को लेकर जो बजट एलोकेशन है उसमें किस सेक्टर में निवेश सरकार से या प्रावधान सरकार से महिलाएं चाहती हैं? उद्योग परक चीजें बढ़ाई जाएं, नौकरी के अवसर बढ़ाए जाएं, रसोई में सस्ती गैस दी जाए या फ्री बीज, किस तरह चाहती हैं? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त हमारे साथ शीतल मौजूद है। शीतल एक स्टूडेंट है, उनसे जानते हैं एज अ स्टूडेंट आप बजट से क्या एक्सपेक्टेशंस रखती है? आपको क्या लगता है रोजगार में इस बार बजट ज्यादा होना चाहिए या कई और ऐसे फैक्टर्स हैं जिसमें आप लोग बजट के एक्सपेक्टेशंस को और हाई रखे बैठे? मैं एज ए स्टूडेंट ये चाहूँगी कि बजट को ज़्यादा से ज़्यादा जो स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ है वो बढ़ानी चाहिए, साथ में स्टाइपेंड भी बढ़ाना चाहिए ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनको स्टार्टिंग से ही इस चीज़ में हेल्प हो सके। जैसे कि अगर मेरे लाइफ साइंस बैकग्राउंड से हूँ मैं, तो उसमें हमें कम जो है अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, कई बार ये देखा गया है। तो मैं चाहूँगी कि उसमें और ज़्यादा अच्छी ग्रोथ हो आगे, और जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरिट बेस्ड और नीड बेस्ड जो स्कॉलरशिप्स हैं वो बढ़ाई जा सके तो ज़्यादा। बिल्कुल, देखिए शीतल बता रही है कि वो किस तरह की उम्मीद रखती है, लेकिन घरेलू महिलाएं जो है वो क्या उम्मीद रखती हैं वो हम बलविंदर जी से जानते हैं। मैम, आपको क्या लगता है इस बार गैस को लेकर सब्सिडी हो गई या फिर घरेलू जो महंगाई है उसे लेकर सब्सिडी उसे लेकर जो बजट है उसकी एक्सपेक्टेशंस हो गई? किस तरह की एक्सपेक्टेशंस घरेलू महिला चाह रही है? हम यही चाहते हैं कि जो गैस सिलेंडर वगैरह है वो अभी काफ़ी महंगे हो चुके हैं, तो बजट कुछ ऐसा बनाया जाए कि वो हमारी मंथली इनकम के करीब हो, तो हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि हमें मैनेज करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। ये सिर्फ गैस की ही बात नहीं है, बिजली की भी बात है, जैसा कि मैं पहले कह चुकी हूँ आपको। जी बिल्कुल, और वैसे ही अगर हम बात करें तो एक वर्किंग वुमेन भी चाह रही है। रेमन, आप भी कई सारे फैक्टर्स को लेकर बात कर रही थी, क्या थे वो फैक्टर? लोन्स के फैक्टर्स हो गए। बिजनेस स्टार्ट करना चाह रही है अगर एक वुमेन, तो अभी जाके नए इनिशिएटिव्स चालू हुए हैं कि कम परसेंटेज पे लोन, बट आज तक देखा नहीं गया है, और उस पर फोकस रहना चाहिए बजट का ताकि वुमेन को भी आगे सपोर्ट मिले। और चलिए मैं बिल्कुल, देखिए पुनीत क्या चाहती है महिलाएं, बिल्कुल तीन अलग अलग श्रेणी की सुना हमने न्यारिका, हम लौटेंगे। फिलहाल मैं भोपाल चलूंगा। भोपाल का जो हमारा स्टूडियो, अब इसमें कुछ कर्मचारी नेता भी जुड़ गए हैं, उनसे भी जानना बहुत जरूरी है। हर एक तरह से कर्मचारियों को खुश रखना, हमने देखा छत्तीसगढ़ में भी यहाँ केंद्र के समान महंगाई भत्ता देकर उन्हें एक लेवल अप करने की कोशिश की गई, एक फील गुड फैक्टर लाने का प्रयास हुआ। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों की सोच क्या है इस बजट को लेकर? विवेक, देखिए मेरे साथ कर्मचारी नेता रमेश राठौर जी है, उनसे बातचीत करते हैं। रमेश जी, क्या लगता है इस बार बजट में, क्योंकि पदोन्नति का मामला हो या फिर वेतन का मामला हो या फिर केंद्र से डीए की हर बार जो है जो एक अंतर होता है केंद्र का और राज्य का, उसका मामला हो, समयमान वेतनमान हो, कई मध्य प्रदेश में कई ऐसे मुद्दे हैं, तो बजट से क्या उम्मीदें हैं कर्मचारियों को? देखिए मंत्री जी, विधायकगण बजट बनाते हैं, लेकिन उस बजट के जो योजनाएं होती हैं, परियोजनाएं होती हैं, उसका क्रियान्वयन का काम जो निचले स्तर पे अधिकारी कर्मचारी करते हैं, वो कर्मचारी और अधिकारी पूर्ण निष्ठा से शासन की मंशा का पालन करते हुए अपना काम करते हैं। लेकिन कर्मचारियों की भी अनेक समस्याएं होती हैं, जैसे उनको अभी पदोन्नति की भर्ती बंद है, पदोन्नति नहीं हो पा रही, जिससे कर्मचारियों में काफ़ी निराशा है, क्योंकि कर्मचारी काफ़ी दिनों से एक ही पद पे काम कर रहे हैं। दूसरा समयमान वेतनमान है, क्रमोन्नति है, उसके बाद पुरानी पेंशन बहाली का मामला है। ऐसी बहुत सारी संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण है, दैनिक वेतन भोगी स्थायी कर्मी, ऐसे बहुत सारे संवर्ग हैं जिनकी अपनी अपनी समस्याएं हैं। उन समस्याओं को लेकर भी सरकार बजट में प्रावधान किया जाना चाहिए, क्योंकि अभी केंद्र सरकार से हम 3% बजट महंगाई भत्ता पीछे चल गए हैं, पदोन्नति हो नहीं पा रही है। उसके बाद जो छठवां वेतनमान जो मिला था उसमें जो विसंगतियाँ थी कि केंद्र सरकार ने तो अपना महंगाई भत्ता वाहन भत्ता आदि सब विवेक जरा पूछ लीजिए, बगल में आशीष जी खड़े हैं, ये सब हो पाएगा अब की बार? ये उम्मीदें पूरी हो पाएंगी? छत्तीसगढ़ का एग्जाम्पल भी दे दीजिए। आशीष जी,
कर्मचारी संगठनों की मांगे, कर्मचारियों की मांगे हमने सुनी आपसे, लेकिन छत्तीसगढ़ में भी हाल ही में बजट आया, वहाँ भी कर्मचारियों को जो है काफ़ी सौगातें मिली। क्या लगता है जो बजट आने वाला है 12 तारीख को, उसमें कर्मचारी हितों का कितना ध्यान रखेंगे? मध्य प्रदेश की सरकार ने पहले भी कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखा ही है। आपने देखा होगा दैनिक वेतन भोगियों की बहाली हो, चाहे कर्मचारियों को उनकी मांगों के अनुरूप स्वीकृतियां देना हो, हमारी सरकार ने सदैव कर्मचारियों के कल्याण के लिए सोचा है और काम किया। और आने वाले बजट में भी कर्मचारियों की जो चलिए ठीक है, एक वायदा हो गया है, फिलहाल एक वायदा किया गया। अब जरा जबलपुर लिए चलेंगे। जबलपुर से हमारे साथ में जो बिजनेस पैनल जुड़ा है, विजेंद्र आपके पास में आ रहे हैं। मेरे 3 सवाल हैं। जीआईएस के बाद में ऊर्जा सेक्टर्स पर सब लोगों को इशारा मिल चुका है कि सोलर पर या जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के स्रोत रहे उन पर सरकार का फोकस है। ऊर्जा स्रोतों के अलावा किन सेक्टर्स को और जो छोटे उद्योग हैं उनको अप करने के लिए, छोटी इकाइयां, उनके एम्पावरमेंट के लिए क्या उम्मीद करता है बिजनेस वर्ग और बाजार? पूछिए जरा। बिल्कुल पुनीत, और आपने एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया कि सरकार के पास क्या स्कोप है। बिल्कुल सही। तकरीबन 4 लाख करोड़ का ये बजट होने जा रहा है, लेकिन अगर हम आंकड़ों को देखते हैं तो 3.5 लाख करोड़ से ज़्यादा का कर्ज है सरकार पर। अनिल अग्रवाल जी हैं मेरे साथ, आर्थिक मामलों के भी जानकार हैं। क्या स्कोप है सरकार के पास? सोलर के क्षेत्र में सरकार आगे बढ़ रही है, मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है, जीआईएस भी हुआ है, लेकिन स्कोप क्या है, क्या स्थिति है वित्तीय? देखिए, आप बात को समझिए, जीएसटी आने के बाद से सरकार के पास 4 प्रोडक्ट्स हैं जिस पे स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगाती है। वो है लिकर, पेट्रोल डीजल, इलेक्ट्रिसिटी और रियल एस्टेट। अब हम जानते हैं कि पेट्रोल डीजल और लिकर पे ऐसे सेंसिटिव इशू है जिसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती, लेकिन औद्योगिक विकास के लिए जीएसटी बढ़ाना जरूरी है। और जीएसटी तभी बढ़ सकता है जब हम उद्योग को बढ़ावा दें। और मैं चाहता हूं कि इस बजट में खासकर यदि आपको अपनी रेवेन्यू बढ़ानी है, अपने राजकोषीय घाटे को कम करना है, तो आपको बिजली की दरों को कम करना पड़ेगा, पहली चीज। और दूसरा, रियल एस्टेट सेक्टर में स्टाम्प ड्यूटी कम करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पड़ोसी राज्य जहां पे 6% रियल एस्टेट है, हमारे इधर 12% है। तो जब आप रियल एस्टेट को और उद्योग को बिजली की दरों को कम करके बढ़ावा देंगे तो आप पाएंगे कि बिजनेस ग्रोथ होगी, और बिजनेस ग्रोथ ही हमारी जीएसटी को बढ़ावा देगी, जिससे हमारा ये राजकोषीय घाटा कम करने में मदद मिलेगी। तो सरकार से इस बजट के माध्यम से प्रावधान है कि इन 2 क्षेत्रों में इसको लॉजिकल कंक्लूजन्स करने की कोशिश करें, और इस बजट से हमारी यही अपेक्षाएं हैं। बजट से ही उम्मीद है। कमल जी से भी मैं जान लेता हूं। कमल जी, जीआईएस के बाद सोलर क्षेत्र तो ठीक है, ऐसे कौन सी इंडस्ट्री है जिस पर सरकार पर विशेष तौर पर फोकस होना चाहिए और प्रोविजन होना चाहिए इस बजट में? नहीं, इंडस्ट्री तो कोई भी लगाया उस पर फोकस होना चाहिए। इंडस्ट्री के लिए प्रोविजन लैंड बैंक, पानी, बिजली और सड़क आप दे दीजिए, हो जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि जितनी भी हम लोगों को लाइसेंस वगैरह की ज़रूरत पड़ती है जिस भी बिजनेस में, वो फास्ट ट्रैक पर डलना चाहिए, तुरंत होना चाहिए। एक इंडस्ट्रीज इस चीज़ पे अपनी एनर्जी वेस्ट करता है कि उसको लाइसेंस चाहिए या पेपर की अनुमति चाहिए, किसी चीज़ की अनुमति चाहिए। तीसरी चीज़, लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो इस प्रकार ये चीजें होंगी तो बिजनेस कोई भी होगा। मेरा एक छोटा सा सवाल विजेंद्र आपके थ्रू, आपके पैनल से है। आपका जो पैनल है वो बहुत ही स्पेसिफिक और बहुत सही बातें कह रहा है, और जो आज की ज़रूरत है उस पर वो सीधे सीधे फोकस कर रहा है। जो आपके साथ में उन्होंने कहा ये बिल्कुल हुआ है। रियल सेक्टर को लेकर के, रियल स्टेट सेक्टर को लेकर छत्तीसगढ़ में कुछ प्रावधान हमने देखे देश की सरकार के बाद में। स्टैंप ड्यूटी से लेकर के उन्होंने काम किया है, और जीएसटी कलेक्शन बढ़ाने को लेकर भी चर्चा की है। पेट्रोल के ऊपर 1 रुपए घटा करके यहाँ वो भी एक बड़ा स्टेप लेने का प्रयास छत्तीसगढ़ में हुआ। ये सब मध्य प्रदेश में किया जा सकता है, पर करेंगे नहीं करेंगे बात की बात। एक सवाल मेरा आपके पैनल से है विजेंद्र, कि वहाँ टूरिज्म और स्पेशली स्पिरिचुअल टूरिज्म, सांस्कृतिक टूरिज्म, इसको बढ़ाने को लेकर बात होगी। सिंहस्थ की तैयारी को लेकर आपको अभी से बजट में एलोकेशन करना पड़ेगा, तो ज़्यादातर फोकस हम देख सकते हैं इंदौर उज्जैन के बीच में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उस पर रह सकता है। इसके अलावा जीआईएस के बाद में किसी खास सेक्टर में जो छोटे छोटे हमने इन्वेस्टर समिट देखे थे, क्या उसका असर इस बजट पर पड़ेगा? उनके लिए अलग से प्रावधान दिखेगा या होना चाहिए?
बिल्कुल, कमल ग्रोवर जी से ही हम बात कर लेते हैं। चेयरमैन है जबलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के। इस बजट के बाद अगर हम देख रहे हैं, इस GIS के बाद जबलपुर वो शहर है या महाकौशल वो अंचल है या मध्य प्रदेश वो प्रदेश है जहां सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व्स हैं। आप लोग टूरिज्म की दिशा में क्या प्रोविज़न चाहते हैं इस पर, या आपको लगता है कि क्या बड़े प्रोविज़न होने चाहिए? बहुत अच्छी बात है, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए तो करना चाहिए। और हम लोग महाकौशल के आसपास 5 या 6 टाइगर प्रोजेक्ट हैं, नेशनल पार्क हैं। टूरिज्म को बढ़ावा देने में, को बढ़ावा देने के लिए सरकार को एक भी पैसा लगाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ सपोर्ट करने की आवश्यकता है। टूरिज्म एक ऐसा सेक्टर है जो आपको बिना पैसा लगाए दे देता है। आप लैंड बैंक दे दीजिए, वो कर लेगा। तो इस तरह, और बाकी कनेक्टिविटी अच्छी दीजिए, टैक्सेस कम होने चाहिए, तो इस तरह से हो सकता है। टूरिज्म को, जिस तरह होटल हैं या अन्य चीज़ें हैं, इन पे भी टैक्स कम होना चाहिए, जिससे कि लोग अट्रैक्ट हों और होटलों में रुकें या कहीं भी जाएं। टैक्स की छूट सब मांग रहे हैं, सब चाहते हैं रिलीफ हो, लेकिन दूसरी तरफ वित्तीय चुनौतियां भी हैं। हम देख रहे हैं कि राजकोषीय घाटे को नियंत्रण में रखने की चुनौती, कैसे निपटा जाएगा इससे? देखिए, सिंपल सी बात है कि टैक्सेशन फ्रंट पे जैसा मैंने बताया है कि आज राज्य सरकार के हाथ में सिर्फ 4 चीज़ें आती हैं। आज राज्य सरकार को अनुपालन, जो व्यापारी पे अनुपालन है उनकी कमी हो, जैसे गुरुवर जी ने बताया कि लाइसेंसेस की कमी हो, इंडस्ट्री को बढ़ावा मिले, ये ग्रोथ होगी, बिजनेस में ग्रोथ होगा, इंडस्ट्री को ग्रोथ होगा, रियल एस्टेट सेक्टर सस्ते दरों में आगे बढ़ेगा, लिक्विडिटी का फ्लो होगा, तो हम पाएंगे व्यापार बढ़ेगा, और जब व्यापार बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली टैक्स की ग्रोथ बढ़ेगी। और यही सरकार के लिए पिन पॉइंट है राजकोषीय घाटे को कम करने का। हालांकि सरकार जो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट एक्ट के तहत 5% का जो राजकोषीय घाटा है, सरकार उसको ध्यान में रखते हुए कदम उठा रही है, लेकिन फिर भी सालों पे सालों ये 4 लाख करोड़ तक पहुंचना, ये हमारा 5% के GDP के, जो स्टेट का GDP है उसके 5% करीब पहुंच रहा है, जिसपे यह सरकार के लिए प्रमुख चुनौती होगी कि हम दरों को कैसे बढ़ाएं जिससे लोगों पे भी बोझ ना पड़े, व्यापारियों पे भी बोझ ना पड़े और स्टेट का डेवलपमेंट भी हो। चलिए, एक बात है जो मैं भोपाल के पैनल के पास में लिए चलूंगा कुछ देर बाद। आता हूं विजेंद्र, 1 मिनट मुझे दीजिएगा, मैं आता हूं भोपाल के पैनल पे। मैं कुछ देर बाद जाऊंगा और ये पूछवाऊंगा जो हमारे साथ पॉलिटिकल हस्तियां हैं कि क्या आप सस्ता पेट्रोल करके लोगों को राहत देंगे या टैक्स कलेक्शन बढ़ाने को लेकर उद्योगों को राहत देंगे, जो हमारे पैनल की मांग उठ रही है। और इसके अलावा एक किसानों का एक बड़ा फैक्टर ग्वालियर से उठा था, टूरिज्म का एक पॉइंट जो छूट रहा है वो है होम स्टे को लेकर। मैं ग्वालियर चलूंगा पहले नासिर के पास। नासिर, वहां टूरिज्म को लेकर कोई एक्सपर्ट अपनी बात रख रहे थे। अगर टूरिज्म को बढ़ावा देना है तो होटल इंडस्ट्री या जो वेलकम करने वाले जो संस्थाएं हैं उनको आपको और फैसिलिटीज देनी पड़ेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर उनका सॉलिड करना पड़ेगा। एक होम स्टे का कॉन्सेप्ट बड़ा चल पड़ा है, वहां रॉयल्टी वाला एक बड़ा फैक्टर है ग्वालियर में। उसके आसपास आपको लगता है कि ठीक माहौल है, एनवायरनमेंट ठीक है? उस सेक्टर में मध्य प्रदेश में क्या और कितना काम सरकार से चाहते हैं? देखिए, ग्वालियर चंबल संभाग में टूरिज्म की अपार संभावना है। होम स्टे जैसे की बात की जा रही है तो होम स्टे का प्रावधान किया जा रहा है। और हम देख रहे हैं कि जो चंबल के जो बिहड़ है, कभी डाकू रहा करते थे, वहां पर होम स्टे जैसे टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए कोशिशें की जा रही है, लेकिन ये निजी संस्था के द्वारा की जा रही है। लेकिन सरकार की कोशिशें कितनी है, इसको लेकर, बजट को लेकर क्या कहेंगे? होम स्टे टूरिज्म को लेकर भी प्रमोट होना चाहिए, क्या लगता है? सरकार अगर सरकार की तरफ से करे तो संभावना बहुत है ग्वालियर में, चंबल संभाग में, ग्वालियर संभाग में बहुत भयंकर संभावना है। अगर ध्यान दिया जाए तो बहुत ज़बरदस्त टूरिस्ट में हम आगे बढ़ सकते हैं। और आपको संभावना ये टूरिस्ट लोग यहाँ आएंगे तो यहाँ बहुत सारी हमारी चीज़ें ऐसी हैं ग्वालियर में जो कई जगह नहीं है, तो अपने को यहाँ अगर टूरिस्ट आता है तो बहुत संभावना है यहाँ आने में। क्या लगता है आपको टूरिज्म को लेकर होम स्टे? देखिए, यहाँ पे जितने हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स हैं, जितने इमारतें हैं उनको देखने के लिए बहुत सारे लोग आना चाहते हैं, लेकिन होम स्टे अगर शासन की ओर से होगा तो उसमें क्वालिटी अच्छी मिलेगी और रेट निश्चित रूप से होंगे, सही होंगे, निश्चित होंगे, तो उसमें पर्यटन निश्चित रूप से बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा संभावना। अब मैं जरा भोपाल का रुख करूंगा। भोपाल का रुख करते हैं। भोपाल में विवेक के साथ में पॉलिटिकल पैनल में दोनों पक्ष जुड़े हुए हैं।
अब की बार हमने देखा है स्वयं मोहन यादव जी चाहते हैं कि ऐसे सर्किट्स डेवलप हों टूरिज्म के जिसमें सांस्कृतिक विरासत को या धार्मिक जो हमारे मान्यताएं हैं उनके चिन्हों को उभारा जाए। पवित्र नगरियों में शराबबंदी से लेकर ऐसे तमाम स्टेप सरकार उठाना चाहती है, उसकी तरफ बढ़ गई है। अब के बार के बजट से सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को आगे बढ़ाने क्या करेगी सरकार? क्या इसका कोई अनुमान पेश कर पाएंगे पॉलिटिशियंस या विपक्ष क्या चाहता? पूछिए जरा। देखिए, सबसे पहले इस विषय पर विपक्ष से पूछ लेते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा विपक्ष आरोप लगाता है कि ये सरकार धार्मिक एजेंडे पर चलती है। धार्मिक एजेंडे की बात करें या फिर हम पर्यटन टूरिज्म की बात करें, धार्मिक सर्किट की बात करें, आप खुद नर्मदा के किनारे हरदा के विधायक हैं, क्या लगता है सरकार के जो एजेंडे धार्मिक, उनको लेके सरकार के जो आने वाले बजट में क्या घोषणाएँ हो सकती है? आपको क्या उम्मीद लगती है? मुझे कोई उम्मीद नहीं लगती, क्योंकि पिछली बार भी ऐसी बात की गई थी और बताया गया था। पिछले बार का बजट देखो तो 182 करोड़ रुपए पूरे मध्य प्रदेश में पर्यटन के ऊपर खर्च किया। आप बताओ, इतनी तो तनख्वाह चली जा रही है कर्मचारियों की। आप पर्यटन पे काम क्या किया? आपको पर्यटन पे काम करना चाहिए। पर्यटन पे काम कुछ नहीं हो रहा है। हमारे यहाँ नर्मदा जी के उसमें काफ़ी हंडिया में है और वहाँ शिवलिंग स्थापित है जो कुबेर भगवान के द्वारा स्थापित है। उस जगह को डेवलप करें तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। इसी तरह बहुत सारे एरिया है हमारे पास डेवलप करने के लिए, तो करना चाहिए, पर डेवलप होता कुछ भी नहीं है। शराबबंदी की है धार्मिक शहरों में, कैसे देखते हैं इस फैसले को? शराबबंदी लागू हो जाए तब है। लागू कहाँ हो रही है? गांव शराबें बिक रही है, किराने की दुकानें से शराब मिल रही है। अब पहले राम पथगमन की बात होती थी, अब कृष्ण पाथे की बात हो रही है। धार्मिक नगरियों में शराबबंदी का फैसला हुआ है। इस बजट में क्या कुछ होने वाला है? और देखिए, धर्म को राजनीतिक चश्मे से न देखा जाए। धर्म इस देश के प्राण है और इस देश की गौरवमयी जो प्राचीन भारतीय संस्कृति है उसके विकास के लिए, उसके उन्नयन के लिए सरकार काम करती है, तो उसे धार्मिक एजेंडा करार दिया जाता है। राम इस भूमि पर हुए, कृष्ण इस भूमि पर हुए। राम वनगमन पथ का विकास चित्रकूट से लेकर जहाँ जहाँ सरकार ने चिन्हित किया है, धर्मशास्त्रों में उल्लेख आया है, उसके विकास का काम चल रहा है। श्री कृष्ण पाथे, सांदीपनि ऋषि का आश्रम, नर्मदा जी का तट, इन सब के विकास के लिए सरकार काम कर रही है। नर्मदा परिक्रमा के लिए लाखों श्रद्धालु प्रतिवर्ष पैदल जाते हैं, उस नर्मदा पथ का भी विकास सरकार करेगी। चलिए, संभावनाएं बहुत सारी हैं। अभी प्रधानमंत्री जी ने पिछले दिनों उत्तराखंड जाकर के मैरिज को लेकर जो आजकल डेस्टिनेशन वेडिंग्स हैं उनको भी भारत में प्रमोट कराने के लिए बहुत से कदम उठाएं। कुछ देर बाद मैं चाहूंगा कि इन सारे पॉइंट्स को, अब चूंकि हम सम अप करने वाले हैं, आप लोगों की तरफ से अगर एक लाइन में, 2 लाइन में अगर आप वित्त मंत्री जी को कुछ सलाह देना चाहें, मांग रखना चाहें, सवाल पूछना चाहें, तो वो क्या होगा? नासिर, सबसे पहले मैं आपके पास आता हूं। देखिए, वित्त मंत्री जी से किसान के रूप में आप क्या मांग रखना चाहते हैं? क्या होना चाहिए? देखिए, एक तो यह है कि अभी मध्य प्रदेश में जैसे फसल बीमा योजना की बात की जाए, बड़ा मजाक का पात्र बना हुआ है। एक किसान को 100 से 150 रुपये उसका फसल बीमा के तहत मिल रहा है, ये मजाक जैसा वो है। दूसरा, विद्युत विधेयक में जो अभी नई पॉलिसी बनी है, इसमें किसान को जो राहत मिलनी चाहिए वो राहत कहीं से कहीं तक दिखाई नहीं दे रही। और तीसरा ये कि हमारे प्रदेश के अंदर जो खेती में सिंचाई की परियोजना है उसको पूरी तरह से सिकोड़ दिया गया है। जब तक उसका विस्तार नहीं होगा तब तक किसान को विस्तार से कृषि करने का वो नहीं मिलेगा। क्या कहेंगे आप वित्त मंत्री जी से, कम शब्दों में बस? जो जीवन रक्षक दवाएं हैं उनका सब्सिडी दें। हृदय रोग की हैं, कैंसर की हैं, किडनी डिसीज़ में जैसे आर्टिफिशियल किडनी और फ्लूइड लगता है उस पर सब्सिडी दें। हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ की दवाएं हैं जो मरीज को ज़िंदगी भर खानी पड़ती हैं लगभग, तो ऐसे ही दवाओं पर सब्सिडी देना चाहिए और दवाओं की क्वालिटी कंट्रोल के लिए विशेष प्रावधान रखा जाना चाहिए। क्या कहेंगे आप वित्त मंत्री से? खाद्य पदार्थ पे गवर्नमेंट को टैक्स कम करना चाहिए ताकि गरीबों को राहत मिले। अभी टैक्स बेवजह 5% GST लगी हुई है, जो ब्रांडेड है अनब्रांडेड पे 0 है, तो एक ही रेट ऑफ 0 होना चाहिए। ये ज़्यादा टैक्सेस होने का कोई मतलब नहीं है। टैक्सेस खाद्यान्न में तो कम करके कम ही होना चाहिए। ठीक बात है। चलिए सीधा इंदौर चलते हैं। इंदौर स्टूडियो में निहारिका के पास। निहारिका, पूछ लीजिए एक लाइन में, एक कोई सलाह, एक कोई मांग, सीधे वित्त मंत्री मध्य प्रदेश जी से। जी बिल्कुल, एक हाउस वाइफ वित्त मंत्री जो है मध्य प्रदेश के, उनसे क्या मांग रखेगी? वित्त मंत्री जी से यही हमारी आशा है कि वो इस तरह का बजट रखे कि वो हमारी इको फ्रेंडली हो। और हम, क्योंकि बजट जब बनता है तो हमारे घर का बजट बिगड़ जाता है, तो हम चाहते हैं कि वित्त मंत्री इस तरह का बजट बनाए कि हम इजीली अपने घर को मैनेज कर सकें। ये हमें चाहिए वित्त मंत्री से। बिल्कुल, तो एक वर्किंग वुमेन वित्त मंत्री से क्या मांग रखती है?
जैसे कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है बट उससे डबल ट्रिपल टैक्सेस भी बढ़ रहे हैं साथ में, जबकि स्लैब्स चेंज हुए हैं बट देन टू उतना रहना चाहिए कि पैसे बचें और हम सेव कर पाएँ, ना कि टैक्सेस एंड ऑल में ही सब कुछ हमारा। ठीक है, बिल्कुल। एक स्टूडेंट जो है वो वित्त मंत्री से क्या मांग करेंगे? मैं मैम से ये डिमांड करना चाहूँगी कि जैसे हम सारे स्टूडेंट्स जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं तो जो कोचिंग होती है वो अफोर्डेबल नहीं हो पाती हम सबके लिए। अगर वो अफोर्डेबल हो सके हम सबके लिए तो बेटर रहेगा। और साथ में हम सभी दूर दूर से ट्रैवल करते हैं कोचिंग के लिए, कॉलेज के लिए, तो अगर वो चीज़ भी चलिए, तो ये स्टूडेंट की, गृहिणी की और एक वर्किंग विमेन की मांग है जो आपने सुन ली। अब सीधे चलेंगे जबलपुर में एक्सपर्ट पैनल है जो अच्छी तरह लिमिट समझता है, लिमिटेशन जानता है कि इस सरकार की कितनी सीमाएं हैं। तो आपकी सलाह क्या होगी वित्त मंत्री जी को, दीजिए, या मांग भी आप रख सकते हैं। बिल्कुल कमल जी, अगर हम सरकार की हम स्थितियां भी जान रहे हैं और लिमिटेशन भी जान रहे हैं और विजन भी जान रहे हैं, एक लाइन में क्या सलाह देंगे वित्त मंत्री जी को? मेरा तो वित्त मंत्री जी से ये निवेदन है, सिर्फ 2 चीज़ों पे टैक्स कम कर दीजिए, आपके पास टैक्स ज़्यादा आएगा। पहला पेट्रोल और डीजल, और दूसरा रियल एस्टेट पे। रियल एस्टेट के कारण कम से कम 150 इंडस्ट्री चलती हैं, वो उनका प्रोडक्शन बढ़ेगा, रियल एस्टेट ग्रोथ करेगी, उनका प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो आपको टैक्स ज़्यादा आएगा, राजस्व की हानि नहीं होगी इसमें टैक्स कम करने में। तो मेरा ये निवेदन है, इन 2 चीज़ों पे कर दें और समयबद्ध सीमा पे सारे कार्य करना चालू कर दें। सीधी सलाह है। अनिल जी, आपकी एक आर्थिक मामलों के जानकार क्या सलाह देंगे? देखिए, मैं तो सिंपल कहना चाहूँगा, जिस तरह केंद्र सरकार ने इस बार मध्यम वर्ग को करों की सीमा बढ़ा के एक राहत प्रदान करी है, उसी तरह इस बार राज्य सरकार मध्यम वर्ग को सहज, सुलभ, सस्ता इलाज, स्वास्थ्य, शिक्षा और आवागमन, इनमें सहज फैसिलिटी करके कम करे, यही मेरी सलाह है। शरद जी, एक लाइन में क्या सलाह है वित्त मंत्री जी को, क्या मांग? मैं आपके चैनल के माध्यम से यही जबलपुर के लिए मांग करूंगा कि जबलपुर में एक राष्ट्रीय स्तर का उद्योग व्यापार मेला लगाया जाए और उसको खेलधानी के रूप में विकसित करने के लिए विशेष बजट रखा जाए। चलिए, विवेक के पास आपको ले चलेंगे। भोपाल सुन लिया हमने, और मैं चाहता था लेकिन और वक्त की बड़ी पाबंदी है। विवेक, दोनों पक्षों से एक लाइन में पूछिए। विपक्ष से पूछिए उनकी सलाह क्या है वित्त मंत्री जी को, एक, और सत्ता पक्ष से पूछिए ये लोक लुभावन होगा, ये विजनरी होगा, ये कुछ कड़े स्टेप्स वाला इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वाला बजट होगा, क्या होगा? जी बिल्कुल, सबसे पहले विपक्ष से बात कर लेते हैं। दोगुनी जी, क्या लगता है बजट के लिए आपको वित्त मंत्री को क्या सलाह देना चाहेंगे और क्या मांग है आपकी? मेरी वित्त मंत्री जी को सलाह है कि जो आपने घोषणा की है नर्मदा परिक्रमा पथ की, उसको ही बनवा दें, तो ये हज़ारों लोग जो पैदल चल रहे हैं उनको लाभ हो जाएगा और हमारे क्षेत्र का, मध्य प्रदेश में भी पर्यटन डेवलप हो जाएगा। ये कर लें और रोज़गार और इसकी बात करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। रोज़गार के लिए योजना बनाए, किसानों के लिए खेतों में पहुँचने वाली सड़कों के लिए जो मनरेगा बंद हो गया उसका कोई सब्स्टिट्यूट निकाल कर उसका निकालें। जो किसान खेतों में जाने में तकलीफ होती है, हार्वेस्टर जाने में तकलीफ होती है, ट्रैक्टर जाने में तकलीफ होती है, वो करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके साथ ही बहुत सारी योजना है, बात कम समय कम है, इसलिए तो मेरा ये मेन किसानों के लिए और नर्मदा पथ के लिए काम कर लें तो दोनों पर्यटन और किसान का लाभ हो जाएगा। और सत्ता पक्ष से पूछ लेते हैं, क्या लोक लुभावन होगा या कुछ ऐसा होगा जो लोगों की डिमांड है उसके अनुसार बजट होगा? विकसित मध्य प्रदेश, स्वर्णिम मध्य प्रदेश के सपनों को साकार करने में एक कदम आगे बढ़ाने वाला बजट इस बार का मध्य प्रदेश का बजट होगा। समाज के हर वर्गों के कल्याण की जो योजनाएं सरकार चला रही हैं उन पर भी सरकार का फोकस होगा। साथ ही साथ हमारी जो मांग जनप्रतिनिधियों की सदैव रहती है, विकास कार्यों के लिए भी धनराशि इस बजट में हम सबको अच्छी मिलने की उम्मीद है। इंदौर बुधनी रेल लाइन जो हमारी मध्य प्रदेश से होकर जा रही है उसके किसानों को उचित मुआवजा मिले, इसके लिए प्रावधान भी इस बजट में माननीय वित्त मंत्री जी करें, ऐसी प्रार्थना। निश्चित ही ये बजट सर्वहितकारी होगा, सर्व कल्याणकारी होगा और प्रधानमंत्री जी 2047 को लेकर जो विज़न इस देश के सामने प्रस्तुत किया है एक विकसित भारत का, उसमें अपना कदम मिलाकर मध्य प्रदेश के साथ आशीष जी ने वो बात कह दी जिस बात से हम इस पूरे चर्चा को समअप कर सकते हैं। वो बात यह है कि साहब, देश के वित्त मंत्री जी ने जब बजट देश का पेश किया और जिस तरीके का फील गुड दिया मिडिल वर्ग को, मध्यम वर्ग को, उसको लेकर मध्यम वर्ग की जरूरतों के हिसाब से, रियायतों के हिसाब से ये पैसा लौटे बाजार में, इसकी व्यवस्था की गई।
आप सबको, एक एक एक्सपर्ट को मैं धन्यवाद दूंगा, हमारे चारों सहयोगियों को धन्यवाद दूंगा और उम्मीद करते हैं कि एक बार फिर 12 तारीख को हम मिलेंगे और इसका कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। तो यह है बजट 25 जो आपने देखा और इन सब की उम्मीदों का ये पूरा जो बोझ है अभी इस वक्त सरकार पर, वित्त मंत्री जी पर है। देखते हैं कितना पूरा होगा, एनालिसिस जारी रहेगा। आप देखते रहे IBS 24। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।